We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। भारत के लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई। ये एक संवैधानिक बॉडी है जो देश में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराती है ताकि भारतीय जनता की आवाज बैलेट या ईवीएम्स के जरिए सुनी जा सके। चलिए डिटेल में जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर करती है, क्योंकि इससे सीधे संविधान के प्रोविजंस के तहत स्थापित किया गया है। ये बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ईसीआई एक ऑल इंडिया बॉडी है, जिसका मतलब है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए कॉमन है। संविधान ईसीआई को इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की शक्ति देता है, जिसमें शामिल है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगर होती हैं तो, और फिर है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान देना जरूरी है कि ईसीआई स्टेट्स में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए संबंधित नहीं है। इसके लिए संविधान हर स्टेट में अलग स्टेट इलेक्शन कमीशंस का प्रोविजन देता है। संविधान के आर्टिकल्स 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े प्रोविएंसेस से डील करते हैं। इस आर्टिकल में ईसीआई की कॉम्पोजिशन, इसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशंस, पावर्स और फंक्शंस और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। ईसीआई में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी और प्रेसिडेंट द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि ईसीज होते हैं। फिलहाल ईसीआई में एक ईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। प्रेसिडेंट ईसीआई से परामर्श के बाद रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया गया एक यूनियन मिनिस्टर और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि एलओपी शामिल होते हैं। इस एक सर्च कमेटी जिसका नेतृत्व कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। सिलेक्शन कमेटी को 5 नाम सजेस्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी इन नाम पर बाउंड नहीं है। यह अपॉइंटमेंट प्रोसेस 2023 में बदल गया है। इससे पहले प्रेसिडेंट यूनियन सीओएम की सिफारिश पर नियुक्ति करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स 6 साल की अवधि तक या 65 साल की आयु तक पद पर रहते हैं। जो पहले हों वो प्रेसिडेंट को लिखकर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करके साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर, लेकिन दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स या रीजनल कमिश्नर्स को सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। इसलिए सीईसी को मिलने वाली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं मिलती। सीईसी और 2 ईसीज को समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती हैं। पावर्स के मामले में भी सीईसी और 2 ईसीज बराबर होते हैं। अगर कमिश्नर के बीच मतभेद होता है तो मामला मेजॉरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि भले सीईसी इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मामले को डिसाइड करने में बराबर की बात कहने का अधिकार होता है। ईसीआई की शक्तियों और कार्यों को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला प्रशासनिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के टेरिटोरियल एरियाज को निर्धारित करना यानी कि डेमोलिशन कमीशन एक्ट के आधार पर। फिर इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना और एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना।
फिर आता है इलेक्शंस की डेट्स और शेड्यूल्स नोटिफाई करना और नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटिनी करना, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना और उन्हें इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC निर्धारित करना, रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग जैसी स्थितियों में पोल्स कैंसिल करना, प्रेसिडेंट या गवर्नर से इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए जरूरी स्टाफ की मांग करना, पूरे देश में इलेक्शन मशीनरी की निगरानी करना फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस के लिए रजिस्टर करना और उन्हें पोल परफॉर्मेंस के आधार पर नेशनल या स्टेट पार्टीज का दर्जा देना। सलाहकारी कार्य यानी एडवाइजरी फंक्शंस, पार्लियामेंट के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े मामलों पर प्रेसिडेंट को सलाह देना, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े मामलों पर गवर्नर को सलाह देना, प्रेसिडेंट को सलाह देना कि क्या प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर स्टेट में इलेक्शंस हो सकते हैं, अर्ध न्यायिक कार्य यानी कि क्वेसी जुडिशियल फंक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देने और इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करने से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कोर्ट के रूप में काम करना, इलेक्टोरल अरेंजमेंट से जुड़े विवादों की जांच करके अधिकारियों को अपॉइंट करना। ECI इलेक्टोरल प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड मशीनरी पर निर्भर करता है। डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि DEC सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं और टेन्योर सिस्टम के साथ अपॉइंट होते हैं। फिर है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि CEO, स्टेट लेवल पर अपॉइंट होते हैं CEC की सलाह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। फिर है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि DRO, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट होते हैं। कलेक्टर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए DRO का काम करता है। फिर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी कि ROs, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए DRO द्वारा अपॉइंट होते हैं। फिर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हर पोलिंग बूथ के लिए DRO द्वारा अपॉइंट होते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 ECI के इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल फंक्शन को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस देता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, उन्हें संविधान में बताए गए तरीके और आधार पर ही हटाया जा सकता है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स या रीजनल कमिश्नर को CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, भले ही उन्हें CEC जैसी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्यों ना हो। CEC और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की सर्विस कंडीशंस को उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उनके डिसएडवांटेज के लिए बदला नहीं जा सकता। कुछ फैक्टर्स ECI के इंडिपेंडेंस में रुकावट डालते हैं, जैसे कि संविधान ने ECI मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशंस निर्धारित नहीं की हैं, संविधान ने ECI मेंबर्स के टर्म स्पेसिफाई नहीं किए हैं, संविधान ने इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस कंडीशंस को अपॉइंटमेंट के बाद बदलने से रोका नहीं है, संविधान ने रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स को फ्यूचर अपॉइंटमेंट से डिबार नहीं किया है। अनूप बर्नाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ECI की इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी इंश्योर करने के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए, जैसे कि CEC और ECs की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के ग्राउंड्स वही होने चाहिए जो CEC के लिए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह CEC की सिफारिश पर। अब आगे का रास्ता क्या है? ECI को वोटर्स को उनके अधिकार, इलेक्टोरल प्रोसेस और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन के महत्व के बारे में एजुकेट करना चाहिए। लॉज और रेगुलेशंस में कमियों को दूर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की वकालत करनी चाहिए, जैसे कैंपेन फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी, इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर इलेक्टोरल वायलेंस और फ्रॉड से निपटना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना और इंटरनेशनल काउंटरपार्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग करना भी महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर है जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस की पवित्रता और संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखता है। फ्री और फेयर इलेक्शंस के प्रति अपनी अटल कमिटमेंट के साथ ECI पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को
बढ़ावा देने, नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करने और राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में एक पाइवटल रोल निभाता है। इसकी इंडिपेंडेंस को बदलने और इसे शक्ति देने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। ईसीआई पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।